जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टी सी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का क्लास नंबर 5 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि जो आपका परीक्षा जुलाई में कंडक्ट होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और कहें तो दोस्तों ये आपके पास एक अंतिम मौका है सीटेट पास करने का, क्योंकि इसके बाद सीटेट का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं, वे दोनों किससे संबंधित हैं। पहला है ऑप्शन कि दोनों जल संरक्षण आंदोलन संबंधित हैं, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन संबंधित हैं, उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों एक शिक्षक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं। तो दोनों किससे संबंधित है, उनका योगदान जो है आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अब अमृता देवी बिश्नोई या मेधा पाटकर के बारे में थोड़ा जानकारी दोस्तों यहाँ पे देते हैं आप सभी को कि क्या है कि मेधा पाटकर जो थी दोस्तों, मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नर्मदा घाटी परियोजना पर दोस्तों एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें नर्मदा घाटी नदी पार बनाए जा रहे थे, उसमें दोस्तों बांध बनाए जाते कई कई बड़े बड़े बांध। ठीक है, उसके खिलाफ आदिवासियों ने या किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी ली थी, उसमें मेधा पाटकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई की अगर बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई एक क्या है, पर्यावरणविद हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें भारत का पहला पर्यावरणविद माना जाता था। चिपको आंदोलन दोस्तों घटना हुई थी जिसमें वृक्षों से चिपक के उन वृक्षों की रक्षा की गई थी। यह घटना है आपके उत्तराखंड के चमोली गांव की। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर। देखिए यहाँ पे फसल के लिए जो अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि होते हैं उस पर क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। यह है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य, बिल्कुल सही। वहीं सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ वहाँ पे वृक्षारोपण किए जाते हैं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है। उसके अलावा निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, वृक्षारोपण किए जाते हैं सिवाय नागरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसमें से आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है, यकृत है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी दोस्तों देख लेते हैं कि यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग भी माना जाता है किसको, यकृत को। वहीं यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। भोजन को पचाने के लिए जो जिम्मेदार होता है कौन होता है, यकृत होता है। और इसमें एक पाचन किण्वक या पित्तरस जो है निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझते हैं तो यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और कह सकते हैं तो सबसे भारी आंतरिक अंग होता है और इसका मुख्य काम होता है भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका या मुख्य जिम्मेदार होता है। यकृत जो होता है मध्य पट को क्या करते हैं, स्पर्श करने वाली पेट की गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। अगर बात करें तो कहाँ पे होता है, तो यह होता है दोस्तों, बता दें आपको कि पेट की गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीलिया यकृत की एक आम बीमारी है जिसके कारण त्वचा क्या होती है, पीली पड़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति, रसधानी, प्लास्टिड या तारक काय। तो इसमें दोस्तों बताना है आपको कि पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो तारक काय जो होता है वो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। कहने का मतलब है कि वो पाया नहीं जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। बच्चों को डैश
के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है? पहला है कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या के द्वारा, या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण के द्वारा। तो यहाँ बताना है कि बच्चों को किसके द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस से सिखाने में उनको लगाया जा सकता है? कथाओं या कहानियों के द्वारा, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं के प्रभावी व्याख्या के द्वारा, या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। तो बता दें आपको दोस्तों कि बच्चों को किसके द्वारा, यहाँ पे कहानी और कथाओं के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस में उनको लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे जान लेते हैं कि बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से ईवीएस अधिगम में संलग्न या उनको लगाया जा सकता है या किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी उपकरण है। जो किस्से और कहानियाँ होते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होता है, एक प्रभावी उपकरण होता है जो बच्चों को पढ़ने के विकल्प को क्या करते हैं, व्यापक बनाते हैं। बच्चों द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण की एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षक के उद्देश्य जो उनके बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कथन है कि बच्चों की रचनात्मकता का विकास करें, बच्चों का अवलोकन और अभिकल्प कौशल विकसित करना, या बच्चों के कलात्मक बोध का विकास करना। तो ईवीएस शिक्षक के उद्देश्य जो उनके बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो कौन से होते हैं? आपके सभी होते हैं इसमें से। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, बच्चों का अवलोकन और अभिकल्प कौशल विकसित करना, और बच्चों के कलात्मकता का बोध कराना। बिल्कुल सही, तीनों ही राइट जवाब है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, यहाँ पे अगले प्रश्न में जाने से पहले कुछ और चीजें उसको जान लीजिए कि एक शिक्षक जो है बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और विकसित करने के उद्देश्यों के साथ साथ स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्यों? बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो, बच्चों का कलात्मक बोध, बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति कौशल, या जानवरों के प्रति क्या हो, जागरूकता पैदा हो या संवेदनशीलता आए। वहीं बच्चों में वर्गीकरण और अन्वेषण कौशल का भी क्या हो, विकास हो। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के लिए विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को क्या करता है, इकट्ठा कर सकता है? उपाख्यानात्मक अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, या क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो उपाख्यात्मक जो अभिलेख है यही करते हैं। ठीक है, अब आकलन होता क्या? चलिए आकलन के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि आकलन क्या है। आकलन एक तरीके का आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी एकत्र करने, व्याख्या करने और विवरण करने और उपयोग करने की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ईवीएस के उद्देश्यों को साकार करने में, अंतराल का निदान करने में इसका क्या करता है, मदद करता है, और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए क्या होता है, आवश्यक उपाय करता है, और उन्हें भविष्य में अधिगम के लिए प्रेरित करता है। करने का मतलब है उन्हें भविष्य में वे सीख सकें उसके लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है और मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके से साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पक्षी की प्रजाति जो झटके से अपनी गर्दन को क्या करती, आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो मैना होते जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। वहीं अगर हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू जो होता है एक रात्रिचर प्राणी होता है दोस्तों, जो चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकता है। यहाँ बात करें अगर हम, तो दोस्तों मैना क्या होता है, मैना एक सारिका परिवार की प्रजाति होती है।
मैना सबसे अच्छी तरीके से बात करने और किसी की आवाज़ की नकल करने के सक्षम क्षमता के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही। और बता दें कि मैना पक्षी का वैज्ञानिक नाम एक्रिडोथ्रेसिस ट्रिसिस्ट है, ठीक है। और मैना ऊंचाई में मध्यम और इसके मजबूत पैर होते हैं। मैना अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे कर सकती है। और यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अगर बात करें तो मैना अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। और दोस्तों उल्लू जो होता है, उल्लू के बारे में मैंने आपको बताया कि उल्लू क्या होता है, एक रात्रिचर प्राणी होता है जो चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में देख सकता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक भी घुमा लेता है, ठीक है। और उल्लू की आँखें जो होती है, आँख की पुतली होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो इसमें से आपको चुनना है कौन सा सबसे भिन्न है। तो कौवा जो होता है दोस्तों क्या है, सबसे यहाँ पे अलग है। जबकि घड़ियाल, बत्तख, मछली, कछुआ सभी क्या है, एक होते हैं, क्योंकि सभी क्या होते हैं, जलीय जीव हैं। बाकी कौवा जो है वो जलीय जीव नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि जलीय जानवर अपने जीवन के अधिकांश या हर समय, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे घड़ियाल, बत्तख, मछली, कछुआ सभी क्या है, जलीय जीव हैं। तो जलीय जीव होते क्या है, जलीय जानवर जो होते हैं अपने जीवन के अधिकांश समय जो होते हैं पानी में रहते हैं और ये हवा में सांस ले सकते हैं और इसकी ऑक्सीजन को विघटित पानी से अपने विशेष अंगों से निकाल सकती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गलफड़े कहा जाता है। इन सभी में क्या पाया जाता है, गलफड़ा पाया जाता है, जो सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, निकाल सकती है, ठीक है। जलीय जानवर वे जानवर जो पानी में रहते हैं और उन्हें जलीय निवास स्थान कहा जाता है, जैसे तालाब, दलदल, झीलें, नदियाँ, महासागरी जलीय निवास के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, आपके रहने के स्थान होते हैं जलीय जीवों के। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज शिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कपकपी के साथ तेज बुखार, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, इसमें से बता दें आपको कि कपकपी के साथ तेज बुखार आना जिसका उपचार जो होता है सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो क्या होता है, मलेरिया होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है।